अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब, इसार राना साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ मुझे क्यों निकाला के बाद जिन्होंने निकाला उनका एहतसाब लाजमी करार। आपको याद होगा इंतखाबी मुहिम के दौरान नून लीग की जानिब से ही एहतसाब की बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी और नवाज शरीफ साहब जो कायद नून लीग हैं उनकी जानिब से भी एहतसाब की बात की गई और उन्होंने कहा कि जो जनरल्स इस हवाले से कसूरवार हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से शहबाज शरीफ, उनके छोटे भाई और अब जो वज़ीर आज़म हैं मुल्क के, उन्होंने बीच बचाव करके मुफाहमत का रास्ता, दरमियान का जो रास्ता है वो अपनाया और उसके बाद नून लीग का जो बयानिया है वो हमने बिल्कुल बदलता हुआ ही देखा। अब सूरत हाल ये है नाजरीन, कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं, उनका जो बयान है वो बड़ा मानी खेज है, जो ये कह रहे हैं कि जो साबिक जजेस इन्वॉल्व थे पनामा केस के हवाले से 5 जजेस जिसकी ईमा पर उन्होंने ये सब कुछ किया, उनका एहतसाब लाजमी होना चाहिए। बात वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है उनका ये बयान? ताहिर मलिक साहब, आप ही से सबसे पहले मैं पूछूंगी, रोशनी डालिए। कैप्टन सफदर साहब के इस बयान के हवाले से कौमी मुजरिम करार दिया है उन्होंने साबिक जजेस को भी। देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस तो मेरे ख्याल में इस पर बहस नहीं है। आपने रियासत के 2 बहुत बड़े जो सतून हैं उनकी बात की है और वो मर्द अव्वल है पंजाब के, और पंजाबी तो वैसे भी आपको पता बड़े दिलेर होते हैं। तो मैं सोच ये रहा था कि इसमें देखें जो असल चीज़, खाली जजेस तो बड़े नीचे चले जाते हैं। जो उनका आर्गूमेंट जो है, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने इसलिए ये सारा कुछ काम करवाया कि उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ बड़े असूली हैं और वो एक्सटेंशन नहीं देंगे, लिहाजा उन्होंने इसलिए ये सारा प्लान बनाया, जजेस को यूज़ किया। यानी कि वो एक जगह अटैक नहीं कर रहे। मैं बार बार जो आपको एम्फेसिस दे रहा हूँ, एक तो आपकी जो सुप्रीम सबसे बड़ी अदालत है वो हम आसान जुबान में कहते हैं ना, ऊपर आसमान पर अल्लाह नहीं होता और ज़मीन पर सुप्रीम कोर्ट होती है। तो इसका मतलब है कि जो रूलिंग पार्टी के एक अहम जो फर्द हैं, वो उनके ख्याल में आपकी सुप्रीम कोर्ट की ये वैल्यू है कि वो फैसले कानून के मुताबिक नहीं करते। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा जनरल जो हमारे बाजवा हैं उनका ख्याल ये था कि नवाज शरीफ साहब बड़े असूली हैं, वो मुझे एक्सटेंशन नहीं देंगे, मुझे आगे नहीं जाने देंगे, लिहाजा उनकी छुट्टी कराई जाए। और छुट्टी कराने के लिए उन्होंने 5 जजेस को यूज़ किया जिनको उन्होंने क्या कहा, कौमी मुजरिम। अब आगे चलते हैं जनरल फैज़ को वो किस तरह लेके आए। उनका कहना है कि जनरल फैज़ की ख्वाहिश ये थी कि वो उस वक्त शायद कोर कमांडर थे या ISA के चीफ होंगे, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं, मगर उनका ख्याल था कि अगले 3 साल के बाद जब जनरल बाजवा जाएंगे तो एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो मुझे आर्मी चीफ बनाए। तो उनका इंटरेस्ट ये था कि ये 5 लोग जजेस जो है ना, ये नवाज शरीफ को निकाले ताकि एक नई हुकूमत आए और वो हुकूमत मुझे आर्मी चीफ बनाए। तो इसमें तो 2 चीज़ें बड़ी सीरियस डिबेट बन रही हैं। वो ये बनी कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, देखिए इल्ज़ाम दोनों तरफ से सच होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, साकब ने साथ यहाँ तो उन्होंने इल्ज़ाम गलत लगाया अपना सफदर ने, उसकी भी कोई सिस्टम है, या अगर सच बताया तो वो भी बड़ी बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे कहूँ भी आपकी आज तबीयत कैसी है, आपको जी मैं नहीं आपसे बोलता। ये पाकिस्तान की रियासत का मामला है। आपने पाकिस्तान की रियासत के 2 बड़े सतूनों पे एक ऐसा निशान लगाया जहाँ आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दोनों सूरतों में इसका डिसीजन होना चाहिए। ठीक, राना साहब, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, ये तो ताहिर मलिक साहब की ख्वाहिश है, या यूँ कह लीजिए कि अब एक बार फिर से जो एहतसाब का नारा बुलंद कर लिया है नून लीग ने। कैप्टन सफदर साहब की बात को वेट भी आप करते हैं कि नहीं? पहले तो मुझे ये भी बताइएगा, अगर वो बात कर रहे हैं एहतसाब की बात हमने इलेक्शन से पहले सुनी थी और उसके बाद हमने वही बयानिया दफन होते हुए भी देखा, तो अब उसको आप किस तरह से, किस कैटेगरी में लेकर जाएंगे? देखिए, पहले तो आप ये तय करें कि कैप्टन सफदर का ये बयान है किसके लिए, किसकी हिमायत में है, ये किसी को तंग करने के लिए है। ठीक है ना? जब आप वो बेचारा एक साइड पे पड़े रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो फिर करेंगे। और वो माजी में भी अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए अपने प्यारों की कोई ना कोई ऐसी हरकत करते थे जिसके बाद उनको उनसे कोई ना कोई उनकी तरफ तवज्जो हो जाती थी। अब ये जो उन्होंने बयान दिया, इस बयान को आप ये ना समझिए कि वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में दिया है। अच्छा, ये तो अगर नवाज शरीफ साहब के लिए ये बयानिया इतना ही सूट कर रहा होता तो ये अब तक बयानिया सर चढ़ के बोल रहा होता। ठीक है ना? बदला ना होता। मरियम साहिबा से जब आपको याद होगा, मंसूर अली खान ने तो पूछा था कि जी आप इक़्तिदार में आके एहतसाब करेंगी, तो उनकी तो हूँ हाँ भी नहीं निकली थी। ठीक है ना? हूँ हाँ भी नहीं निकली थी। उन्होंने एहतियातन ऐसे भी नहीं किया कि कहीं इसका ही मतलब कोई सचमुच ना समझ ले।
ठीक है ना। मगर वो हुकूमत आने से पहले था, पहले की, यानी जब थी नहीं तब भी उन्होंने कोई दावा नहीं किया। फिर नवाज शरीफ साहब जब इधर आए, इधर आके जब उन्होंने एक बयान दाग दिया तो फिर शहबाज शरीफ साहब को भागे भागे जाना पड़ा है कि भाईजान खुदा का वास्ता है, अपना ख्याल नहीं तो मेरा तो करें, मेरा तो अभी मुस्तकबिल है, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे, बाप मालदेन के लिए बच्चे जितने मर्जी बड़े हो छोटे ही रहते हैं। अब आज ताज़ा तरीन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैं इन दोनों को पार्लियामेंट में बुलाऊंगा, फिर कहा कि जी मुझे तो धमकियां मिल रही हैं, ठीक है ना। उनसे पूछा कौन धमकियां दे रहा है तो उन्होंने नहीं बताया। तो ये जो आपने एक मजाक बना लिया ना कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ठीक है, चिलमन से भी लगे बैठे हुए, पर्दा भी कर रहे हैं आप, तो ये इससे इन्हें बाहर निकलना होगा। और कैप्टन सफदर ने एक्चुअली इनको एक इम्तिहान में डालने की कोशिश की है। अब याद ना तो ये इस बयान की तरदीद कर सकते हैं ना इस बयान की तस्दीक कर सकते हैं। बाजवा साहब की एक्सटेंशन से रिलेट कर रहे हैं। अब सुन लेना, वो मैं आप बताने लगा था आपको कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन से जो मेरा मलक यार मियां नवाज शरीफ साहब के लिए हमेशा उसने जन रखता है और अच्छा रखना चाहिए, ठीक है ना, कि जी वो असूली आदमी है, तो उन्होंने इंतहाई असूलों के ऐन मुताबिक लंदन से बैठ के बाजवा साहब को फिर एक्सटेंशन का वोट दिया, ठीक है ना। अगर ये नैरेटिव मान लिया जाए तो फिर तो उन्हें वोट नहीं देना चाहिए था, तो उन्होंने लंदन से बैठ के वोट क्यों दिया? अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो मलिक साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब बड़े बासूल, वही नवाज शरीफ साहब की बासूली की बात। हाँ, कि मेरा तो सवाल ये है, मैं बात काट सकता हूँ अगर आप, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू बनाने के लिए। नवाज शरीफ ने बाजवा की एक्सटेंशन का वोट नहीं दिया, वो पाकिस्तान की हुकूमत ये एक्सटेंशन दिया इमरान खान ने, उन्होंने वोट ये दिया था कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक्सटेंशन दे सकता है। अच्छा, ये ऐसे ही है मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब नहीं, ये ऐसे ही मलिक साहब की तो चूंकि मासूमियत ही खत्म नहीं होती ना, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये अभी भी ग्राइप वाटर ही पी रहे हैं, क्योंकि इनको यही नहीं पता कि एक सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि जी इमरान खान इतने ही नवाज शरीफ साहब का फूफी का पुत्र थे, उनके तो आपस में बोलचाल तक नहीं थी, सतकिंजवा थी, तो वो इमरान खान ने, चूंकि हुकूमत ने फैसला किया है लिहाजा मैं हुकूमत के साथ खड़ा हूँ। वाह यार, कितनी मासूमियत है आपकी यार। चलिए ये बताएं कि ये फिर से बयानिया बदल जाएगा एहतसाब का, वो जो है कि मेरा भाई बहुत मासूम है यार, बहुत ही भोला है। मैंने कहा क्या हुआ कि मस्जिद जाता है, पुरानी जूती छोड़ के नई पहन के आ जाता है, बड़ा मासूम हो यार तुम, है एडी मासूमियत रहती नहीं थोड़ी। तो बात यह है कि अगर बकौल कैप्टन सफदर के, बकौल मरियम साहिबा के, बकौल नवाज शरीफ साहब के जो गुजरांवाला के जलसे में उनका लाइव खिताब भी सुनाया गया, अगर बाजवा साहब ने उनको हटाया था तो फिर उन्होंने बाजवा साहब को वोट क्यों दिया था? तो ये ऐसी बातें हैं, आप बनाए जाएं, लेकिन ये कि इस कैप्टन सफदर ने एक्चुअली इन लोगों को मुसीबत में डाला, क्योंकि मेरी इतलात यह कि जब ये कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुए थे और मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हुए थे, तो फिर इनको नवाज शरीफ साहब ने कह के कहा था कि यार इसको किसी और चक्की में भेज दें। वो सुबह उठ के ऊंची ऊंची आवाज़ में जो है नाते पढ़ते थे और वो गिरियाजारी करते थे, तो मियाँ साहब कहते थे कि मैं टेंशन में आऊँ ना हूँ, ये ले आता है मुझे, ठीक है ना। ठीक है, आगे भी बढ़ते हैं और बात कुछ फराह गोगी की करप्शन के हवाले से भी कर लेते हैं। एक बात फिर से खबरों की जीनत है फराह गोगी, और उनकी करप्शन की जो कहानियां हैं नाजरीन, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर एक बदनुमा दाग की तरह है, या यूँ कह लीजिए कि जो शफाफियत की बातें पीटीआई किया करती थी, या इमरान खान की जानिब से बहुत बुलंदोबांग दावे किए जाते रहे हैं कि करप्शन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है। हमने ये देखा कि उन्हीं की हुकूमत में उस्मान बुज़दार स्कैंडल से लेके फराह गोगी का स्कैंडल तक हमारे सामने आया, और जो रिश्वत है बड़े बड़े आला अफसरों की तकर्रीरों और तबादलों के हवाले से, वो अलीम खान साहब ने भी उसकी कन्फर्मेशन दी। और इसके अलावा DPO पाकपतन का जो मामला है, ये मामलात अभी ताहिर मलिक साहब आप ही से मैं पूछ लेती हूँ, मामलात अभी ठंडे नहीं हो रहे थे, तोशाखाना स्कैंडल अभी ठंडा नहीं हुआ था ये मामला, कि एक बार फिर से जो फराह गोगी हैं और अभी तो गायब हैं मंजर आम से, बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान से निकल गई। हाँ, तो ये जो स्कैंडल्स हैं फराह गोगी के हवाले से, ये कितना डेंट डाल सकते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ? देखिए, उसकी डेंट ये होता है कि आप पॉलिटिकली, हर जमात का हक होता है, हर लीडरशिप का हक है कि कोई उसका अपना बयानिया हो। जिस तरह किसी ज़माने में जुल्फ़कार अली का रोटी कपड़ा मकान था, नवाज शरीफ के भी अपने बयानी थे जी कि मैं ताजर बरादरी के साथ हूँ। जनरल मुशर्रफ ने भी, मेरा ख्याल वो कौन सा था, कोई अपना रोशन पाकिस्तान, वो
रात को जिसमें बत्तियाँ नहीं बलती थी, इस तरह जनरल ज़िया ने भी सलाम लेके आना था। क्या था वो कि निज़ाम मुस्तफ़ा लेके जुम्मे की छुट्टी उन्होंने बढ़ा दी, उन्होंने शराब शुरू बंद कर दी और खाना पीना भी उन्होंने बंद कर दिया। खवातीन से मर्दों को मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। बड़ा अच्छा दौर था वो, बंग खाने और फिर वो बाकी चीज़ें जो थे। तो उसमें पुलिस के बड़े पैसे बनाए। जो भी तुम्हारी तरह की अच्छी लड़की के साथ लड़का होता तो पकड़ लेते थे ज़िया के ज़माने में, पैसे काट दो तू इतना की कर रहे हैं। तो मैं जो बात करना चाहिए, हर दौर में अपनी अपनी नैरेटिव ने। अब खान साहब का जो सुबह दोपहर शाम खाने से पहले खाने के बाद जो बयानिया था वो ये तक चोर है, करप्ट है, एक जरदारी है, एक नवाज शरीफ है, इनकी पार्टनरशिप है, ये बारी बारी पासन को लूटते हैं। लोगों ने बाय किया, पीपल लाइक इट। और इमरान खान के बारे में ये करेक्टर बना कि उसने हॉस्पिटल बनाया, उसकी क्रिकेट की हीरो ने कोई शक नहीं। तो मैं मेरी समझ से बाहर है, मैं बराह इल्ज़ाम नहीं लगाता। मुझे ये समझ नहीं आई कि खान साहब को क्या हो गया। उन्होंने पंजाब ऐसे लगा जैसे किसी उसका डील कर दी कि उनकी कोई रूहानी ताकत थी उनकी खतून अव्वल के पास, और उन्होंने खतून अव्वल की ये दोस्त थी अपना गोगी साहब, और इनके साथ वो वज़ीर आला जुड़ गए। और ये तीनों बंदों के बारे इनका अपना बंदा, अब तो वो छोड़ गया ना अपना अलीम, हाँ, तो वो रिकॉर्ड है कि ये हर चीज़ के रेट मुकर्रर थे, SP इतने का, DSP इतने का, IG इतने का। फिर जो मैं डाटा पढ़ा था वो इतना तकलीफ से है, मतलब मैं समझता हूँ ये खान साहब के लिए चैलेंज है, क्योंकि मैं कोई लॉ जज तो नहीं हूँ या फैसला तो नहीं कर सकता। मैं खान साहब तो डिफेंड करने के लिए उतराए थे। डिफेंड किसको करेंगे? 4 अरब 52 करोड़, यानी कि 4.5 अरब रुपए का इजाफा है ज़ाहरी, यानी कि डिक्लेयर असासों में 420% इजाफा है मोहतरमा का। और रहने का दिल करता है या अल्लाह साढ़े भी एंजॉय। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं जो गैर ज़रूरी है, जो आप बताया नहीं, जाहिर हो गया 420% आपको, यानी कि अगर आपके पास इक़्तिदार में आने के पहले 3.5 साल पहले 1 कप था ना, तो आपके पास 421 हो गया। नहीं है कुछ आगे चले 15,000% जो जाहिर ही नहीं किया। खामद साहब का, इनके जो मियाँ साहब हैं अपने गुजर साहब, उनका जो एक ही मैं पढ़ा था अकाउंट्स में सिर्फ 14 अरब रुपए कुछ कंपनीज के मिल गए। तो साढ़े तो 14 रुपए नहीं होते, 14 अरब रुपए की मैं बात करूँ। मेरे लिए हम तीनों अगर गिनना शुरू करें तो पूरा रमज़ान इसी में चला जाए। तो पॉइंट ये है, मेरा ख्याल है जो खान साहब की जो बयानी है जिस पे वो स्टैंड करते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंट से करते हैं। पाकिस्तान पूरे में उन्होंने एक ही चीज़ का शोर डाला। मेरा अपना ख्याल है कि पंजाब, ये जो ट्राइका तीनों की थी, ये दब्बा है। इसी ट्राइका से बैरिया टोन की डील्स निकलती हैं। वो 240 कनाल की ज़मीन ली गई, 190 मिलियन का फड्डा आया, तो वो सारी कहानी वहाँ जाती है। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि खान यूज्ड टू स्टैंड फॉर लीडरशिप, क़यादत, ईमानदारी। पंजाब में दब्बा है। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, फराह गोगी, खावर मानिका से बुशरा बीबी की तलाक का मामला हो, तोशा खाना से घड़ी लेने के बाद ख़रीदो फ़रोख्त का मामला हो, DPO चेंज कैसे करने हैं, आला अफसरों की तकर्रुर तबादले किस तरह से करने हैं, ये फराह गोगी 3.5 साल में तरीके इंसाफ से मैनेज क्यों नहीं हो सकी? क्यों नहीं पता चल सका कि करप्शन कर रही हैं, खुलेआम कर रही हैं? क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं था? देखिए, जो फराह गोगी की करप्शन है, और जैसे मलिक साहब ने अभी सारी तफसीलात दी, ठीक है, वो तो ऐसी है कि उसके बाद पाकिस्तान के इदारों को उस पर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना। और फराह गोगी अगर क्या उन्होंने जो करप्शन की, जैसे मलिक ने बताया, कितने 1000% बढ़े, 4 अरब 52 करोड़ का उन्होंने डिक्लेयर किया, नजर आ रहे हैं। ये डिक्लेयर हैं, अनडिक्लेयर। अभी इसमें वो तैयारे नहीं शामिल जो प्राइवेट गए और जिसका इमिग्रेशन नहीं हुई, जिसकी कहीं कोई तलाशी नहीं हुई, और ये प्राइवेट तैयारे जो थे पाकिस्तान से वो जाते रहे, जिसमें फराह साहिबा बीच में शामिल थी। फिर उस्मान बुज़दार के किस्से, क्योंकि ये खाली ये इस तरह नहीं था कि ये फराह गोगी, उस्मान बुज़दार और फराह गोगी ये एक कॉम्बिनेशन था, ठीक है ना, क्योंकि वो वजीर आला थे और जो हमें इत्तलात मिलती है उसमें इन ऑर्डर्स इनके होते थे। मेरा कहना ये है कि देखें, मेरी पहले दिन से जो राय है वो ये है कि पंजाबी में कहते हैं कि मजा दियां भैणां हुंदियां ने, ठीक है, ताकतवर का मुहाफिज है। अदरवाइज उस्मान बुज़दार यहाँ पे मौजूद हैं। उस्मान बुज़दार को तो कोई अदालत नहीं तलब कर रही, वैसे उस्मान बुज़दार को तो वैसे जेल में नहीं फेंका गया। उस्मान बुज़दार के ऊपर जब इतने बड़े करप्शन के इल्जामात हैं तो उसको तो नहीं घसीटा गया, वो तो अपने घर में बिल्कुल हैप्पी फैमिली गुजार रहे हैं, लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। मेरा कहना यह है कि वो करप्शन किसी ने की भी हो, इमरान खान ने की है, भाई उसे सजा दें, मत उसको लंबा करेंगे जी वो यूं है। जो किया है, फर्ज करें फराह गोगी मुल्क से चली गई है, उनकी जायदाद पाकिस्तान में है, आप उसे कुरक कर ले, उनके ऊपर इल्जामात अगर सही है
अदालत साबित करती है, उन्हें उनके जायदाद कुर्क कर ले, ताकि किसी को कहीं से तो आगाज हो ना। आपने चीनी माफिया को आपने सरमायादारों को, इमरान खान ने पता नहीं कितने अरब के कर्जे जारी किए, 4 अरब के कर्जे, मुझे एग्जैक्ट फिगर भूल गया, ठीक है ना, 10 अरब के या 1 अरब डॉलर के कर्जे जारी किए, ठीक है। बड़ा शोर मचा, मैंने भी उस पर प्रोग्राम किया, हमने अपने नया दौर में भी बात की, लेकिन जब फिर अब आ गई शहबाज शरीफ की हुकूमत, तो उनके नाम आने चाहिए ना सामने। और अलीम खान साहब तो आई विटनेस है। अलीम खान साहब आई विटनेस है ना। अलीम खान साहब अगर जैसे जो अब इस टाइम अब विफाकी वजीर हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, तो जब एक विफाकी वजीर भी ये गवाही दे रहा है कि हाँ मैं विटनेस हूं, तो फिर एक्शन लें, अदालतें एक्शन लें। फराह गोगी के रेड वारंट की मैंने कहानी सुनी थी, रेड वारंट जारी करें, पकड़ के लिए आए उसे। दुनिया अगर कानून के हाथ लंबे हैं, किस लिए कहते हैं कि वो बंदा जाए जहां मर्जी चला जाए, कानून उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उनके मुतालिक तो कहा जा रहा है कि उनके पास पासपोर्ट भी पता नहीं किस अजीब से मुल्क का था। वो ऐसी है नहीं, 2-3 पासपोर्ट के हवाले से नहीं, एक पासपोर्ट किसी मुल्क का था जिसके पर वो ट्रेवल करती थी। वो ऐसे है कि दुनिया भी बड़ी, कहते हैं ना दुनिया पित्तल दी, पैसे वालों की। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जो कहते हैं जी भाजी छोड़ो आप पैसे दे, हमारा पासपोर्ट ले लें। मतलब कई ऐसे दुनिया में मुल्क हैं, मतलब अल्लाह खैर से पैसा दे, आधे घंटे में आप सिटीजन बन जाए। और इनका मैं पढ़ रहा था, ये 9 मरतबा अमेरिका गई हैं, इनको मतलब अमेरिका बड़ा अच्छा लगा, फिर इसी तरह ये 6 मरतबा यूएई गई हैं, तो इनको ट्रैवल का काफी शौक था लगता है मुझे। हम लाहौर में रह के कामों की नहीं जा सकते, वो 9 दफा अमेरिका ऐसे गई हैं जैसे बंदा के लिए को सामने समोसे लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। और जो तस्वीरें तैयारे में आई हैं, तो मैं तो यही कहूंगा एक दुखियारी मखलूक कि भाई हमें आप इन लोगों को जब तक इनके गले में फंदा नहीं डालेंगे, इनको फंदा वो वाला नहीं जो शहबाज शरीफ साहब ने डालना था और घसीटना था ना, वो वाला नहीं, मैं ओरिजिनल फंदे की बात कर रहा हूँ कि डालें और इन लोगों को लेके आए इनके असल चेहरे, दे सजाएं, कौम के पैसे कौमी खजाने में वापस जमा करवाएं। और वो ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने पैसे देके तबादले किए, वो तो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है ना, उन ब्यूरोक्रेसी को तो कम से कम मुअत्तल करें जिन्होंने पैसे देके अपने तबादले कराए थे। कहीं से तो आगाज करें ना, ठीक है, नहीं मैं प्यार के काबिल तो कुछ सजा ही दो, कहीं से तो आगाज कर दे। एक और इल्जाम भी है, वो भी फराह गोगी पर जो आयद किया गया है कि उन्होंने 19 जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी टाइकॉन से 240 कनाल जमीन अपने नाम करवाई। वो भी केस है ना यूनिवर्सिटी वाला, क्योंकि वो आपको याद होगा इन पे कोई बड़ी ज्वेलरी की भी, उनकी जो मलक रियाज साहब की जो अपना कोई खतून थी, उनका कहना था जी वो हमसे ये मांग रही है, हम कह रहे हैं ये ले रहे हैं। तो ये वो जो हमारी एक जुबान में होता है ना एक मिडल मैन, जो अब ये तो अदालतें बता सकती हैं ना सच क्या, जो हम हमारे पास इंफॉर्मेशन में उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि मैंने जो आपको शुरू में कहा, ये एक ट्राइका थी, ट्राइका पंजाब से बनी थी, उसमें ये निगोशिएटर थी, ये मतलब जिस तरह मलक रियाज की मैंने आपको बात बताई कि उनकी फैमिली से खतून से जो बातें करती थी कि ये वाली चीज़ दे दें, ये वाली रहने दें, आपने जो भेजा उसमें सोना कम है, उसमें फलाना हीरा नहीं है, फलाना होगा, तो इसमें इसीलिए खतून अव्वल का भी नाम आता है, इनका भी नाम आता है, वज़ीर आला का भी नाम आता है। इसी के साथ ही क्योंकि ये दोनों चीज़ों का ताल्लुक ना मलक रियाज से था, जो आप ज़मीन की बात कर रही हैं, यूनिवर्सिटी की भी ज़मीन होगी, इनकी भी ज़मीन होगी, और इसी में आता है 100 मिलियन पाउंड्स का भी केस जो बना 190 मिलियन पाउंड। वो अलग बात है कि खान ने एक बयान दिया, वो वैसे खान की आजकल बातें हम कम करते हैं, खान ने कहा ये भी तो पता करो ना 100 वो जो 100 मिलियन पाउंड थे वो किसके थे। बहरहाल देखे कितना अच्छा 190 मिलियन पाउंड जो है हमारा इतना मजेदार मुल्क है, हमें पता ही लगता है। 190 मिलियन पाउंड जो है ना, घूमते थे, ये वो जो मुझ तक खबर पहुंची है वो ये है कि ये वो फ्लैट से जो हसन और हुसैन साहब के थे और इन्होंने आपके टाइकून मलक रियाज साहब ने खरीदे थे, ये वो पैसे थे। और जो फिर अमेरिका की जो बरतानिया की जो एजेंसी है वो बीच में पड़ी, उसने फ्रीज किए, पाकिस्तान उसका वो बना, फिर यहाँ पे कोई डील हुई और वो पैसे बरतानिया को दर्द आ गया कि ये पाकिस्तान के नहीं। इसमें भी एक बात और बरतानिया के दर्द की मैं आपको बताऊं, हम कहते हैं वो ग्रे लिस्ट में हमें शामिल कर देते हैं और FATF में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पैसे अपने बैंकों में ले जाके रखते हैं, तो तब किसी को एतराज नहीं होता। सारे पैसे स्विस बैंक में पड़े होते हैं, सारे पैसे बरतानिया के अंदर पड़े होते हैं, सारे पैसे अमेरिका में पड़े होते हैं, उस पर एतराज नहीं है उन्हें। उनके वो अपने बैंकों पे कोई FATF नहीं लगा रहे होते कि तुमने ये पैसे नहीं लेने अनटिल अनलेस तुम्हारे पास ये प्रूव ना हो कि ये ब्लैक मनी नहीं है। वो पैसे ले लेते हैं, अपने बैंकों में रख लेते हैं, हम पे लगा देते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की। वो मनी लॉन्ड्रिंग तुम्हारे घर जा रही है, वो पैसों से तुम अपना बिजनेस करते हो,
अपने मौजे में करते हो। हम पे ये इल्जाम है कि तुमने ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के, तो भाई तुम अपने बैंकों को पाबंद कर दो। अगर बरतानिया ये पाबंद कर दे अपने निज़ाम में कि जो पैसे आ रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं या नहीं, कोई सौदा कोई खरीद रहा है तो क्या यहाँ पे हम ये कप खरीदें तो एफबीआर जो है हमारी जान खा लेती है, मेरे जैसे गरीब आदमी की, किधर से आए पैसे, आपके अकाउंट में नहीं थे, ये आपने कैसे ले लिए। तो जब वहां पे यूरोप अमेरिका में हम जमीनें खरीदते हैं, दुबई में हम कारोबार करते हैं, वो क्यों नहीं पूछते कि ये पैसे कहाँ से आए? बाद में जो हमें कहते हैं कि एफएटीएफ लगा देते हैं। आगे पैसे, इस जवाब तो यही आता था ना, ये हमारे अकाउंट में पैसे जरूर हैं लेकिन पता नहीं कहाँ से। खैर, तरीके इंसाफ जो है वो बार बार यही बात करते हैं कि हुकूमत में अब जो लोग बैठे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी वो यही बात करते हैं कि सिवाय उस्मान बुज़दार और फराह गोगी के अलावा करप्शन की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट इनके पास नहीं है। लेकिन हमारे पास इनकी लंबी चौड़ी फरिश्तें मौजूद हैं करप्शन की। अभी तो वो पेशावर वो जो बस कौन सी क्या कहलाती है, मेट्रो बस, उसका नैब में केस था, बीआरटी का। फिर उसके बाद पेशावर सरहद का भी केस है, सरहद हुकूमत में बिलियन ट्री का केस है। फिर उसके बाद ये जनूबी पंजाब के कुछ लोग जो हैं जिनको लाया गया था अच्छे बच्चों की तरह कि आपको इसी स्कूल में दाखिला दिया जाता है, ठीक है ना, जैसे ही स्कूल बंद हुआ दौड़ लगा के वापस चले गए। बात ये नहीं है, देखे जो भी इक्तिदार में आएगा उसके पास करप्शन के बेतहाशा मौके मौजूद हैं। हाँ जी। मैं तो उस निजाम पे रो रहा हूं जो ये मौके फराहम करता है, मैं तो उस निजाम पे रोता हूं जो फिर इनको कुछ कहता नहीं है। और तरीके से शफाफियत की बात करते अदालत ने फैसला करना है, सवालात कट्ठे खड़े अदालत ने फैसला करना है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था वो सही था या गलत था। मेरा एतराज ये है कि उनके ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी, तो क्यों नहीं लग सकी अब तक? मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। मुझे तो ये कि अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें क्लीन चिट मिलनी चाहिए। मिल रही है चिट्टे तो अदालतों ने रखी भी, दराजों में आते हैं कहते हैं ये ले चिट पकड़े आप जाएं, तो एक चिट ये भी हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा निजाम जो है ये हमेशा ताकतवर को सपोर्ट करता है। फराह गोगी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, फराह गोगी के सुसर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, ठीक है ना, तो ये सारे मैं जब राना से ये बात कहता हूँ कि ये ताकतवर का निजाम है तो फिर मेरे से तो बहस कर। तुम कहते हो ताकत का निजाम है, मैं ताकत के निजाम के ऊपर लानत भेजता हूँ। फर्क क्या है? फर्क है ना, मैं कंडेम कर रहा हूँ, तुम उसे एक आइडियल के तौर पे पेश करते हो, मैं उसे एक नफरत के तौर पे रियलिटी समझता हूँ। मैं सच नहीं कह रहा, मैं इस रियलिटी के ऊपर वो नफरीन करता हूँ ना। क्लियर हो गया। अगले हम टॉपिक्स में जरूर रखेंगे, इस पर आप इत्तेफाक कर ले ताकि मैं ब्रेक नहीं, आप परेशान हो, हमारी लड़ाई है ना वो असूलों पे है, हमारे अंदर कोई जायदाद आइन और कानून के मुताबिक है हमारी, क्योंकि हम सियासतदान नहीं हैं। 1971 के आइन के तनाजुर में हम बात करते हैं जो बेशक। ठीक है, मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैस की कीमतों के हवाले से जो परेशान है, परेशानी की वजह क्या है, ये हल कैसे होगी परेशानी, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से जो कि गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर इजहार बरहमी कर रहे हैं और क्यों जो है इजाफा किया गया है गैस की कीमतों में, आवाम पहले से ही परेशान है और महंगाई कम कैसे करनी है, इसका हल, इसका तोड़ तो फ़िलहाल हुकूमत के पास नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली IMF के साथ मुआहदे हैं, खुश करना है IMF को, कर्ज़े लेने हैं और महंगाई मज़ीद होगी पाकिस्तान में आने वाले दिन में। रमज़ान में ही हम देख रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है और अब सूरत हाल ये है कि गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ तो चुकी हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़िलहाल इस पर खुश नहीं हैं। मलिक साहब, सबसे पहले मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, ऑडिट फॉरेंसिक कराया जाएगा, जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, अब मज़ीद 150% तक कीमतें बढ़ाने की हमें इतलात मौसूल हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे काबू कर पाएंगे ये महंगाई के जिनको? मुझे लगा कि ये बिल्कुल एक सियासी किस्म की गिमिक्स है उनकी, उनको समझ आ गई थी कि अगर जुम्मा 8 दिन हुए हुकूमत में, राती अगर मैं
ये कर दूंगा तो ऐसे लगेगा, वो बड़े अपने वो बन रहे हैं बड़े रॉबिन हुड, बड़े गरीबों के हमदर्द जिसको कहते हैं। अब थोड़ा सा फैक्ट्स आप देख लें तो आपको सारी बात की समझ आ जाएगी। देखिए हमारी जो हुक्मरान होते हैं ना, इसमें सारे एक जैसे हैं। इनका एक फेस होता है जब ये मीडिया के हट के होता है, जो जब जहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ इनको रियलिटी का पता होता है। वो हमारी अवाम भी ऐसे है, मेरे जैसे लोग हैं ना, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, जो मर्जी कह दें। एक इनका फेस होता है मीडिया का, तो मीडिया में आपने ना 7 पुत्र ही देने होते हैं बस। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे यहाँ 2 चीज़ें बड़ी अहम है, क्योंकि मीडिया से हमारा तल्लक है। एक तो हर अच्छी खबर गा गेगी होगी, पाकिस्तान लाहौर लंदन बन जाएगा, कराची फ्रांस बन जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, होगा कभी कुछ नहीं। स्कूल बेहतर कर दिए जाएंगे, गुर्बत खत्म कर दी जाएगी, मंशूर से रिलेट कर सकते हैं। या तो जो अच्छी बातें होगी वो गा गेगी होगी, फ्यूचर टेंस में होगी। और दूसरा जो होता है वो ये कर रहे हैं। अब मैं छोटी सी आपको 2-3 चीजें आपको समझा देता हूँ। कहानी है क्या, ये मेरे लिए दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने तोड़ा है। एक साल में हमने 600% गैस की कीमत में इजाफा किया, और दुनिया के सारे एक्सपर्ट सारे इकोनॉमी के जितने भी एक्सपर्ट हैं वो सारे इस बात पे कन्विंस हैं कि जो पैदावारी लागत, क्योंकि गैस से आप चीज़ें बनाते हैं, इवन कि आप सुन के आने जी केला जो हम खाते हैं ना वो भी गैस से पकता है। तो जब आप गैस महंगी करते हैं ना, तो आप हर चीज़ की पैदावारी लागत महंगी कर देते हैं। मैं छोटी सी एक स्टडी पढ़ा था, 2500 के करीब जो आम लोगों के होटल होते हैं ना, मजदूरों के या तंदूरों के, वो सिर्फ सुई गैस की वजह से बंद हो गए, क्योंकि वो वाइबल ही नहीं रहा इतनी महंगी गैस से। कितनी 600 की महंगी करके भी इस वक्त 600 की करके भी आपका तकरीबन 160 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। यानी कि आप अंदाजा लगाए, आपने मेरा गिरेबान पकड़ लिया, आपने मेरे पेट से पैसे निकाल लिए। जरा अंदाजा करें, 600 का मतलब है कि अगर एक चीज़ 600% में बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ कि इतनी महंगाई के बाद अब 155% मजीद का कहना है, और ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि 1 जुलाई से कीमत बढ़ रही है। अब वज़ीर आज़म साहब क्योंकि हर काम आइन और कानून के मुताबिक करते हैं, असूल के मुताबिक करते हैं, तो उन्होंने कहा असूल के मुताबिक चलो टॉक शो वालों को एक टॉपिक दे दो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और ऑडिट कर लो, आप ना कर लो, आप फ्रेंजिक कर लो, जितनी मर्जी अंग्रेजी बोल लो। 1 जुलाई को गैस मजीद महंगी होगी, क्योंकि तकरीबन 2000 अरब रुपए का आपका कर्जा है जो आपने पहले इस गैस के नाम पे रखा हुआ है, और शॉर्टफॉल है 150 अरब रुपए का। या तो वज़ीर आला साहब अपना वज़ीर आज़म साहब राने से उधार लेके हमें माफ़ कर दें, ये एक ऑप्शन है। दुनिया इधर से इधर हो जाए, 1 जुलाई को गैस मजीद महंगी होगी। अच्छा राना साहब, आपको याद होगा PDM दौर में भी कुछ मुश्किल फैसले लिए गए थे शहबाज शरीफ की जानिब से, ये जाहिर है, और पीपल्स पार्टी ने भी उसका मलबा नून लीग पर ही गिराया था, जिसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब काफ़ी बरहम थे। जो कीमतें बढ़ाई गई, जो महंगाई थी, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि ये जो कीमतें हैं वो नहीं बढ़नी चाहिए थी, जो महंगाई की सूरत हाल है उस पर नवाज शरीफ साहब काफ़ी परेशान हैं। अब वज़ीर आज़म साहब खुद परेशान हैं, महंगाई से कैसे निकलना था, मईशत का रोड मैप था, नून लीग के पास पूरी स्ट्रैटेजी थी, हुकूमत बन चुकी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो स्क्रिप्ट इस टाइम चल रहा है वो 8 फरवरी से पहले का चल रहा है? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ जो बातें, जो दावे, जो अच्छी बातें मंशूर में की गई थी इन्हीं सियासी जमातों की जानिब से, वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं, कुछ चेंज नहीं देखा हम लोगों ने। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? देखिए, आप तो प्रिंट मीडिया के अरूज के दौर से बाद में कहीं आपको होश आई होगी, तो मलिक को याद होगा कि फिल्मों के इश्तहार छपते थे। पुरानी फिल्म ना जब दोबारा वो लगाते थे तो ऊपर लिखा होता था शर्तिया नवा प्रिंट, को बाकायदा लिखा होता था। जैसे आपने मुगल आजम ब्लैक एंड वाइट थी, फिर आपने साथ ये भी होता था हवा कलर कर दिया पे, है ना? हाँ, वो भी खास शर्तिया नवा प्रिंट मुगल आजम कलर ब्लैक एंड वाइट थी, उसे कलर किया गया। तो एहतमाम किया जाता था कि पुरानी फिल्मों को जरा नया रंग रूप देके। पहली दफा मैंने एक ऐसी घसी पिटी फिल्म देखी है जो दोबारा रिलीज की गई और पहले से ज्यादा बुरे प्रिंट के साथ रिलीज की गई और बुरे अंदाज में की गई। वो मुगल आजम थी, इस फिल्म का नाम शुगल आजम होना चाहिए, ठीक है ना, जिस तरह ये चल रही है। और दूसरी बात ये मियाँ, मुझे तो ईमानदारी की बात है, शहबाज शरीफ साहब पे ना अब तरस आने लग गया है। क्यों कि शहबाज शरीफ साहब एक ऐसे वजीर आजम हैं जिनकी शायद बात को वो खुद अपनी भी नहीं मानते। इस हुकूमत का अगर कोई रियल वजीर आजम है ना तो उसका नाम मोहसिन नकवी है, जिसके पास इख्तियार भी है, जिसमें फैसला करने की भी कुव्वत है और जो चाहता है वो कर भी सकता है। लेकिन किसी की आंख का तारा तो है वो। कौन? शहबाज शरीफ साहब। वो तारा होने का क्या है, तारा मीरा का तेल भी तो होता है, वो चुभता है कितना बंदे को लगा दो, तारा छोड़ दे, ठीक है ना।
सलमा सितारा भी होती है, वो उसको छोड़ दें। और तारा आसमान से गिरता हाँ, आसमान से टूटा तारा भी होता है। बात यह है कि अगर आप कंपैरिजन करें ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस हुकूमत का असल वजीर आजम कौन है। वजीर आजम साहब जिन्हें उन्हें एक्चुअली ना माली मामलात शरीफ फैमिली की कमजोरी है, ठीक है ना। जैसे हमारी पाकिस्तान की पूरी दीवारों पे एक कमजोरी लिखी होती है ना हकीमों की तरफ से, एक शरीफ फैमिली की कमजोरी है माली मामलात, ठीक है जी। हर हाल में भाई इसहाक डार साहब ने वजीर खजाना होना नहीं हुए तो अच्छा जी फिर वजीर खारजा होंगे, लेकिन ये इक्तिसादी कमेटियों के सरबराह भी होंगे और वो वजीर खजाना को आपने साइड पे कर दिया। अब इख्तियारात को समझे जरा, जहां वो साइड पे कर दिया। अच्छा, जब प्रेशर आया कि नहीं नहीं इसहाक खान नहीं होंगे, ऊपर से कहा गया अच्छे बच्चे बनो, खबरदार जो आइंदा इस तरह सोचा, तो वजीर आजम साहब ने कहा अच्छा फिर मैं बन जाता हूँ, ठीक है। फिर वजीर खजाना को नहीं बनने दिया शुएब साहब को, ठीक है। फिर ऊपर से क्या नाम है झाड़ पड़ी, क्या फटे इस सरबराही से, फिर हंस के कहते अच्छा जी मैं हट जाता हूँ आप बन जाए। इससे आपको इख्तियारात के नहीं अंदाजा हो रहा कि किस क्या है। एक तरफ आप पीसीबी के चेयरमैन को कहते हैं कि भाई तुम एक ओहदा ले लो, ठीक है। रात को आपको कहा जाता है कि बच्चे आप अपना काम करें जितना दिया जा रहा है, इससे आगे ना बढ़े, ठीक है। और ये मेरी बात लिख लें, आने वाले दिनों में मेरी बात सच साबित, जो आज मैंने इतनी बड़ी बात आपको कह दी है कि आने वाले दिन साबित करेंगे कि इस हुकूमत का असल वजीर आजम मोहसिन नकवी है, और वो आने वाले दिनों में आपको प्रूव कर देंगे। आप तो हंसेंगी, आप नकवी है, वो भी नकवी है, ये कह रहे हैं हमारे खानदान की हुकूमत आ गई। नहीं हमसे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। वो ऐसे गलते खुश है कि भाई हमारी हुकूमत आ गई। नहीं जी, मैं नकवी जरूर हूँ, लेकिन मेरा दूर दूर तक मोहसिन नकवी साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। नहीं जी, मैं ऑन एयर लोगों को क्लेम कर रही हूँ, भाई मेरा दूर दूर तक मोहसिन नकवी साहब से कोई रिश्तेदारी, कोई ताल्लुक, कोई कुछ नहीं है। इस तरह तो ना गुलाम बनना से अच्छी चीज होती है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है राणा साहब ने, लगता है आपको कि आने वाले टाइम में और भी बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? राणा तारा कर रहा था तो मुझे तारा मसीह भी याद आ गया, वो फांसी भी देता था। तो बहरहाल शारो शर में बात हो सकती है। तो इस निज़ाम में ना, इस निज़ाम में अगर तो वो राणा टाइप बंदे हैं ना, ये तो अफसाने सुनाते रहते हैं ना, एक फलानी किताब में लिखा, फलानी किताब में लिखा कि जमहूरियत होती है, वोट होती है। ये एक डिफरेंट सिस्टम है, इसमें पावर कहीं और से आती है। तो जब अल्लाह ताला आपके साथ हो, पावर आपके साथ हो, तो फिर आप नकवी ना भी हो ना, अगर राणा भी हो या मलक भी हो तो चल जाता है। चले, गैस की कीमतें हैं, ये तो बढ़ेंगी और बढ़ती ही चली जाएंगी। अच्छा, आने वाले टाइम में मलिक ने चूंकि गैस पे अच्छी खासी आपको इत्तला दे दी ना, मैं एक दो जुमले कहना चाहता हूँ। आज हमारे ओगरा के जो चेयरमैन है उनका मैं वो पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी अगले साल गैस जो है वो पता नहीं बिल्कुल नहीं रहेगी या बहुत कम हो जाएगी। अब कौन सी आती है? आप सुन लेना। तो उनसे ये पूछें कि फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपके पाकिस्तान के हुक्मरानों की जिम्मेदारी क्या है? क्या इन्हें नहीं पता था कि पाकिस्तान में गैस के ज़खायर खत्म हो रहे हैं? ये क्या अल्टरनेट इन्होंने किया? अच्छा, ये वैसे क्या तैयारी की इन्होंने? सी बात है, लोगों में गैस के अमराज बढ़ रहे हैं और उधर से गैस कम हो रही है। और फिर दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तानी अवाम है उनमें खाली गैस के अमराज नहीं, हुक्मरानों को भी गैस चढ़ी हुई है। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि अवाम क्या कह रही है, अवाम क्या चाह रही है और ये क्या करते फिर रहे हैं, ठीक है ना। इन्हें इस बात को समझना होगा। ये हमें मत सुनाए आनिया जानिया ना कि जी मैं बरहमी का इजहार किया, बड़ा किया बरहमी का इजहार। भाई तुम मुझे करके दिखाओ ना कुछ। आप आए हो वजीर आजम बने हो, दूसरी दफा वजीर आजम बने हो, 17 महीने पे भी वजीर आजम रहे, और आप वो क्या खातून है बेचारी शबाना, जिसको हर दफा आप कहते हैं शबाना रोज हम काम करेंगे, ठीक है ना, शबाना रोज मेहनत करेंगे। तो रोज कौन है फिर शबाना के साथ? जो उसने फूल रोज गुलाब पकड़ रखा होता है। अच्छा। 2 जुमले 3 जुमले शबाना रोज, और हम ये धरती हमें एड़ियां रगड़ने दे, यही से पता नहीं क्या निकलेगा, मिट्टी का तेल निकलेगा। भाई हमें ना सुनाओ डायलॉग, हमें अमल करके दिखाओ भाई, बेच देंगे। हमें अमल करके दिखाओ, हमें मत सुनाओ कि जी मुझे बरहमी हुई है, अवाम भूखी मर रही है, गरीब भूखा मर रहा है। और एक और सुन ले मेरी बात, आज अब 14वां रोजा था, कल से 15वां रोजा शुरू हो जाएगा। आधा रमजान अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। आप मैं साफ़ी हूँ, मैं एक अखबार का एडिटर हूँ, मलक साफ़ी है। देखिएगा खुदकशियों का रुझान की आपको खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, आपको स्ट्रीट क्राइम जो है लाहौर में बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। क्यों? जब वालिदैन ये देखेंगे ना कि ईद सर पे आ गई है और उनके बच्चे कपड़े नहीं पहन सकते,
जब वालिदैन ये देखेंगे ना कि सर पे आ गई है और उनके साथ वाले जो बच्चे हैं वो थैले भर भर के शॉपिंग करके आ रहे हैं, जब माएँ अपने बच्चों को ये देखेंगी ना कि हम इनको ईद पे भी कोई कपड़ा नहीं पहना सकते, तो सोचें क्या रद्द अमल होगा। आप उनकी बरहमी का इजहार, यार तुम्हारी बरहमी नहीं मुक रही, लोग मर रहे हैं, लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। खुदा की कसम इस बार वो जो राशन तकसीम होता है ना, मैंने ऐसे ऐसे सफेद पोशों को दबे दबे लफ्जों में आंखों में आंसू लिए हुए हैं इस सतह के ऊपर, जैसे उनकी आवाज उनकी रूह को कुचलती हुई बाहर निकल रही है। मैंने उनकी आवाजें सुनी कि हमें दे दे राशन। आप पाकिस्तान को किस तरफ ले गए? तो आपके तो असास ही नहीं खत्म हो रहे। जो हाथ बांटा करते थे आज वो खुद हाथ फैलाकर कह रहे हैं कि हमें जरूरत है, हम नहीं दे पा रहे। मुझे घरों के दरवाजे खटखटाते हैं, आंखों में लिटरली आंसू होते हैं। मुझे सना ये मत सुनाए कि खाली फर्क हो गई जो है वो है। मुझे बताएं कि आपके एहसासे कितने बड़े। मुझे बताएं कि जब पूरी कौम गुर्बत का शिकार है, आप अमीर कैसे हो रहे हैं? मुझे बताएं जब मेरा बच्चे का फ्यूचर कोई नहीं, तुम्हारे बच्चे खरबोपति कैसे? मुझे बताएं कि मैं अगर कर्जदार हो रहा हूं बीइंग पाकिस्तानी, तो आप कैसे खरबोपति हो रहे हैं? आपके कारोबार बाहर कैसे बढ़ रहे हैं? तनख्वाहियों इमारत ना लेने से मामला ठीक नहीं हो जाएंगे। मैंने तो आपको पहले भी वो सुनाया था, मुश्ताक यूसुफी साहब का मैं पढ़ रहा था। कहते मेरे पास आया एक बावर्ची इंटरव्यू देने, कहता मैं तनख्वाह क्या लोगे? कहते जी 1200। कहता लेकिन अगर आप सौदा मुझसे मंगाएंगे तो मैं 500 लूंगा। तो आप तनख्वाह ना ले, सौदा तो आप नहीं लाना है। पता नहीं उसमें कहाँ कहाँ किक बैक्स हैं, कहाँ क्या है। ऐसे मुझे आप मोटरवे का देखें तो सही किस किस को किक बैक्स मिले जी, आपको समझ आ जाएगी। दुखी होगी। मैं तो यकीन करें अल्फाज नहीं है मेरे पास, क्योंकि राना साहब खुद परेशान है और ये वाकई ये दुखों का मदावा मलिक साहब, ये बात नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, ये अवाम के दुखों का मदावा ये हुकूमत अगर नहीं कर सकती, ये डिलीवर नहीं कर सकती। हालात जो आज हैं, जो पाकिस्तान हर वक्त हम ये सुनते हैं डिफॉल्ट हो जाएगा, आप उसका कंपैरिजन पहले से कैसे कर सकते हैं? 6 महीने पहले स्वीडन में थी तुम, मतलब पहले क्या था, इंग्लिश बोलती थी। मलिक साहब आज के हालात का आप कंपैरिजन पिछले हालात से नहीं कर सकते। 5 साल पहले आटा जहाज़ों से गिरता था, लोगों को चावल फ्री मिलते थे। मैं तो जब से ओइसर मालिया मैंने, लेकिन इतने बदतरीन हालात नहीं थे। उसमें आप जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब आप प्लान नहीं करेंगे, मैं बार बार आप कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो अजाब बन गया है ना, वो बड़ा बेसिक है। देखिए पूरी सोसाइटी जो होती है वो बुनियादी चीज़ें चलती है पैदावारी लागत से। हम जो इशू हम समझ ही नहीं पा रहे, हम पेट्रोल लेते हैं डॉलर से हम खरीद के हम पेट्रोल अपनी गाड़ी चलाते हैं, अपनी मोटरसाइकिलें चलाते हैं, अपनी बिजली हम डॉलर में पे करते हैं। मुझे दुनिया की कोई सैनिटी दिखा दो कि $1 इज इक्वल टू 280 रुपए, कि मैं कमाऊं 280 रुपए और खर्चूं 1। यानी कि आप नॉर्मल सोसाइटी नहीं रह सकते जब तक आप इन बुनियादी चीज़ों पे काम नहीं करेंगे। जब तक आप पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतें पाकिस्तानी, देखें यहाँ कितनी अजीबोगरीब बात होती है। मैं अब तो हंसी भी नहीं आती, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं, डॉलर की तेल की बातें करते। चले ये तो मुश्किल बात है ना आम आदमी को समझाने के लिए। नवाज शरीफ साहब ने जो कहा कि 5 रुपए की रोटी थी हमारे दौर में, आज 25 रुपए की है। यही तो क्राइसिस, तो अब तो दौर उनका है ना। मैं आपको असल क्राइसिस बता रहा हूँ ना, क्यों नहीं समझ आ रही। जब आप कहते हैं कि ये तो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई, तो भाई मेरी तरह भी तो फिर इंटरनेशनल करो ना। मेरा रोना आप समझ लो ना। जब मैं डॉलर कमाऊंगा तो फिर अच्छी बात है, मैं डॉलर में पेट्रोल भी ले लेता हूँ, मैं डॉलर में बिजली का बिल भी दे रहा हूँ। पाकिस्तान के आम आदमी का जो अलमिया बन गया ना, वो ये बन गया, कमाता बेचारा रुपीस में है, और जब वो रुपीस में गिन गिन के 280 रुपए इकट्ठे करते हैं तो ₹1 बनता है, वो ₹1 का पेट्रोल डलवा लेता है। अब अमेरिकन जो $1 का पेट्रोल लेता है वो कमाता भी ₹1 है। मेरा बेचारा पाकिस्तानी जब ₹1 का डॉलर पे पेट्रोल लेता है तो कमाता 280 रुपए है। तो फर्क तो समझो ना, कितना प्रेशर है आप पे। हाउ यू कैन बी रिलैक्स सोसाइटी। तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, क्योंकि वो लोग जिन्होंने कितने सालों से पूंजी जमा करके कि जी हम उम्रा करना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, आज वो नहीं कर पा रहे। वो पैसे उनके बिल्स में जा रहे हैं, वो पैसे उनके घर के राशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर का रेट आपके सामने जो आप बात कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे लोग उम्रा और हज, तो सोच भी नहीं सकते। किसको ब्लेम करें ये लोग, किसको ब्लेम करें? बड़ा अपहिल टास्क है, इसके लिए मेहनत की जरूरत है, मनसूबा बंदी की जरूरत है। कौन करेगा? मतलब एक्सपेरिमेंट चल रही है यहाँ 70 सालों से। जो वजीर आजम को प्रेजेंटेशन दी गई है ना 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने बताया कि मुल्क में जो टैक्स वसूली है ना, उसमें 58 खरब रुपए का फर्क है। अब ये 58 खरब रुपए टैक्स वसूली, जो हमारी जो जीडीपी है ना उसका 6.9 बनता है। अब ये 58 खरब रुपए
छोटे छोटे ओलों में छोटे छोटे ब्लैक होल्स, छोटे छोटे उसमें इधर उधर चले। 10 खरब रुपए जो है पेट्रोल के अंदर ये जो वसूली है ना टैक्सेस की, उसमें आगे पीछे हो रहे हैं। इनको तो रोका जा सकता है, इनके ऊपर भी क्या कोई मतलब बरहमी करेंगे आप? जो अभी पिछले कुछ 6 महीने 7 महीने पहले एक स्कैंडल आया मलिक साहब के, जितनी भी ये कंपनी है ना इलेक्ट्रिसिटी की, आईपीपी नहीं जिसमें लेस्को, कैपको, गैपको, सरकारी, ये ओवर बिलिंग करके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, पता नहीं कितने अरब रुपए पाकिस्तानी कौम से फालतू ले चुके हैं। डाका बोलो ना, सही डाका मारा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डिकेती की। आप वो तो कर लें यार, ना करें आप और कुछ जो आपके हाथ में है, डाउन करना था वही प्रॉपर कर लेते हैं, जो आपके हाथ में है वो तो कर ले। हाँ। अच्छा राणा डाली इसमें ऐड कर लो, खुद वजीर आजम साहब ने परसों 2 दिन पहले फरमाया कि 400 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। ये को राणा नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मेरा वजीर आजम ने बताया। आप उसी को ठीक कर लें। क्रैकडाउन तो शुरू किया था ना, क्या बना उस क्रैकडाउन का? अब मुझे बताएं कि अगर हमारा वजीर आजम जो है कह रहा है कि जी ये सब कुछ हो रहा है, तो वो मलक ने जाके ठीक करना है। मलक तो अपनी गाड़ी का प्लग नहीं ठीक कर सकता। चीनी माफिया, आटा माफिया, डॉलर माफिया, ये तमाम माफियाज की जड़ें कहाँ जाके और कैसे मिलती हैं, ये तो फिर बात करनी बनती है ना। लेकिन ब्रेक के बाद इस पर हम बात करेंगे, और ब्रेक के बाद हम बात ये भी करेंगे कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज ने क्यों आखिर इस्तीफा दिया, इसकी वजह क्या थी, इस पर बात होगी, और पीसीबी चेयरमैन के हवाले से भी आखिर उनकी कारकर्दगी चल कैसी रही है बात। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात गवर्नर की जानिब से जो आहत चीमा के बच्चों की फ़ीस मुआफ़ी का मामला है उस पर हमने बात करनी है। जो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज हैं माइकल ए थॉम्सन, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, और उन्होंने जो लेटर लिखा है उस लेटर में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, और उसमें कहा गया है कि गवर्नर हाउस की जानिब से प्रेशर था, और प्रेशर आहत चीमा के 2 बच्चों का ये मामला है, फ़ीस मुआफ़ी का ये मामला है। फ़ीस मुआफ़ी की बात 2022 से शुरू हुई, और 2024 में यूँ कह लीजिए कि इतना प्रेशराइज़ किया गया कि प्रिंसिपल एचिसन माइकल ए थॉम्सन को इस्तीफ़ा देना पड़ा। क्या इसकी डिटेल्स हैं मज़ीद, इस पर बात करते हैं। मलिक साहब, आप ही से मैं पूछना चाहूँगी सबसे पहले, आखिर प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज, इस इस्तीफ़े को हम छोटा नहीं समझ सकते? आहत चीमा साहब की भी स्टेटमेंट्स, ऑल्दो कि वो फ़िलहाल गुरेज कर रहे हैं, उनकी अहलिया की जानिब से यही कहा जा रहा है बार बार कि वो फ़ीस मुआफ़ी की बात करती रही हैं, दरख्वास्त दी जाती रही है, और इसी हवाले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी कई बार बुलाई गई कि 2 बच्चों का मामला है, और बच्चे आहत चीमा के थे, और उन बच्चों की फ़ीस मुआफ़ी का ये मामला था क्योंकि वो इस्लामाबाद सेटल हो गए थे। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए जी, जितना बड़ा मसला है मेरे ख्याल में सारे गवर्नरों को इकट्ठा हो जाना चाहिए था, लोग चारों को। हाँ, ये एक गवर्नर तो कम हो गया ना। मैंने देखिए मैं इम्प्रेस हुआ हूँ रियासत से, क्योंकि गवर्नर रियासत की नामत होता है। यार एक गरीब आदमी के बच्चे की कितनी दर्द है कि उसकी फीस माफ़ी होनी चाहिए। और देखो कमाल की रियासत है, रियासत का सिंबल है गवर्नर, और जो दूसरा सरकारी मुलाजिम है रियासत की मशीनरी। और कमाल है, सलाम है दोनों पे कि पाकिस्तान के मेरे 3 करोड़ बच्चे सड़कों पे रुल रहे हैं। वो कभी स्कूल नहीं देखा, शक्ल नहीं देखी मेरी तरह, ना उसको उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है, और ये एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा है। इस पे 2000 केसेस आहत चीमा पे बनते हैं। पूछो किस तरह? मैंने अभी पता किया एक साहब से जो अमीर आदमी था राना की तरह, वो कहता है जी 7 लाख रुपया 3 महीने की फीस है एचिसन की। 2 बेटों का कितनी होगी? 14 लाख। आप 2 साल पहले चले हैं, इसका मतलब बच्चे आपके एचिसन पढ़ रहे हैं। आपका अब जाके 1920वां ग्रेड हुआ, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मिनिस्टर बन गया, तो आपकी मतलब मैं तो कोई सरकारी नहीं समझता, मगर 16, 17, 18, 19, 20 स्केल में भी जाए ना तो लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख से ऊपर नहीं आप जाते। और भाई पहला तो सवाल मुझे इसका कोई जवाब दे कि एक आदमी जो सरकारी मुलाजम है 7 लाख रुपया अगर 3 महीने की फीस है, 2 बच्चों की 14 लाख, वो अफोर्ड किस तरह का? और गवर्नर का मुझे बड़ा अच्छा लगा, कितना गम आया कि यार गरीब आदमी की ना फीस माफी हो जाए। आगे चलते हैं, और साहब उससे बड़ा कमाल है 2-2.5 लाख में कौन सी ऐसी जॉब है कि मैं लाहौर भी रह रहा हूँ और इस्लामाबाद भी रह रहा हूँ, और 2 बच्चे मेरे एचिसन पढ़ रहे हैं, और गवर्नर पाकिस्तान के सूबे का, वो सूबा जो फ्रांस से बड़ी पॉपुलेशन है, वो सूबा जो इंग्लैंड से बड़ी पॉपुलेशन है, मैं पंजाब की, उसके गवर्नर का मसला क्या है कि हर रोज बंदे इकट्ठे करता है, यार इसकी फीस माफी करो, के बच्चों की फीस माफ कर दे। नहीं फिर एंड क्या हुआ लड़ाई किस चीज में? उसने ऑर्डर कर दिया
उसने कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता उसने मेरे ऑर्डर प्रिंसिपल को लिखा, उसने कहा नहीं करो, इसकी फीस माफी करो। वो भी सियाना था, उसकी वैसे नौकरी जा रही थी, वो है ऑस्ट्रेलियन था, पहले इंडिया में काम किया, ये आया, उसने भी कहा मेरे हीरो बनने का कमाल है। मगर मेरा जनाब सना आपसे सवाल ये है कि बजाय मेरी रियासत जिसको मैंने मुलाजिम रखा था, वो तो आया था मेरे बच्चों को पढ़ाने, मैंने गवर्नर रखा था मेरे बच्चे, यार इनको को पूछने वाला नहीं, मेरा 3 करोड़ बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा, तुम्हें एक ही बंदा गरीब नजर आया जिसकी फीस माफी देनी है। और लास्ट नॉट द लीस्ट सबसे बड़ा कमाल है, अगर सवाल करोगे आप एचिसन क्यों अच्छा लगता है, एचिसन इसलिए अच्छा लगता है कि गोरे ने बनाया था ब्रोन साहब बनाने के लिए जी। पाकिस्तानी बनाने के लिए नहीं कि उसकी इंग्लिश अच्छी होगी तो वो क्या करेगा, CSS करेगा। तो ये अगले अफसर बनाने के लिए ब्रोन साहब वहां बनाते हैं, सारा मेरिट का मसला इनका बन गया। इसार राना साहब, आहा चीमा साहब बड़े इंपॉर्टेंट है, इतने इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं अब गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नर साहब सारे काम सारे मामलात छोड़कर उनकी अहलिया की दरख्वास्त पर फ़ीस माफ़ी ना सिर्फ, और बल्कि जो 2 पोजीशंस हैं बच्चों की का वो रहनी चाहिए सीट्स, वो किसी और को मिले भी नहीं, फ़ीस माफ़ भी हो जाए और बच्चों को निकालना भी नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? या चीमा साहब के बच्चों के लिए इतना फेवर, एक यकीन करें कि एक स्टेटस बना दिया गया है एचिसन में बाकायदा तौर पर गवर्नर साहब के इस लेटर के बाद, और कोई इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता, इस्तीफा हाँ लेकिन प्रिंसिपल साहब जरूर दे सकते हैं। यही प्रेशर था या कोई और भी था? मेरा ख्याल है कि मलक की क्योंकि ये मईशत पे ग्रिप है, मैं एक तजवीज़ देता हूँ कि हमें IMF में भी ये मसला रखना चाहिए कि आहत चीमा के बच्चों के लिए एक फंड होना चाहिए, ठीक है, ताकि उनकी फीसें जो हैं IMF जो कर्जा दे उसमें से चली जाए, UNO भी तो करारदाद पेश की जा सकती है गजा के साथ ही मिला के, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना, गवर्नर पंजाब साहब को लाहौर के रोडों पे भीख मांगते हुए बच्चे नजर नहीं आ रहे, ठीक है। गवर्नर पंजाब को लाहौर के टूटे फूटे स्कूलों के ऊपर टाटों के ऊपर बैठे गर्मी में पढ़ते बच्चे नजर नहीं आएंगे। तो कितने बच्चे स्कूल छोड़ गए पंजाब के? गवर्नर पंजाब को पंजाब के अंदर मोर देन 1 करोड़ बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे, वो उनका मसला नहीं है। उनका मसला आज चीमा के 2 बच्चे हैं। हाँ जी, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर उन 2 बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, 14 लाख, ठीक है ना। मैं उन बच्चों के खिलाफ नहीं हूं, अल्लाह ताला उन्हें बेतहाशा तरक्की दे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह ताला उनको अपने वालिदैन की ठंडक रखे, मुझे उन बच्चों को हिदायत भी दे, मुझे उन बच्चों से कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमें हम तीनों को पैसे अपनी तरह दे देनी चाहिए उसको, नहीं लेकिन मलक सवाल ये कि उसके बावजूद भी 2 महीने की तनख्वाह नहीं बनती, इंसानियत तो होनी चाहिए। मैं तो नहीं दे सकती, मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं। नहीं सुने ना, हम मिला भी लेना सारी तनख्वाह, तब भी उनकी फीस पूरी नहीं होती। एडे हवा में ना उड़ के तेरी बहुत कुछ तनख्वाह, आपकी बहुत हवाओं में तनख्वाह, एक फीस दे देंगे। क्या पोल खोल रहे हैं? तो फिर देखो ना, एमी इतनी बड़ी चैरिटी करनी, कैमरा पे यही वजह कि हमें आम आदमी की तकलीफ का एहसास है। कैमरा पे नहीं पा रहा। हाँ, अब सुन ले, गवर्नर साहब सारे काम छोड़ के बैठ गए ना। आखिरी 2 जुमले सुन ले कि इस मुल्क का अलमिया क्या है। मलिक साहब, एक तरफ एक प्रिंसिपल इसलिए इस्तीफा दे रहा है क्यों, कहता है जी ब्यूरोक्रेसी के आगे मैं नहीं जीत सकता, गवर्नर पंजाब ने तो ऑर्डर कर दिया, प्रिंसिपल माइनस हो गया। हाँ जी। एक तरफ कच्चे के अंदर एक टीचर है और उसका नाम है अल्लाह रखो झोंकियो, ठीक है, उसकी एक वीडियो आई मलिक साहब, उसमें उसने ना पिस्टल लटकाई हुई है और वो कह रहा है कि मैं स्कूल पढ़ाने जाता हूँ कच्चे में, ठीक है, और ये मैंने डाकुओं के बच्चों को नहीं कच्चे में स्कूल जो भी हैं लोग, मैं वहां पढ़ाने जाता हूं, तो ये पिस्टल इसलिए लगाई है कि मुझे उन डाकुओं से डर है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी दूंगा, मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा। और सुने क्या हीरो हीरो अगले दिन कच्चे के डाकू से कत्ल कर देते उस वीडियो के रिलीज होने के बाद। आप टीचर्स के साथ क्या कर रहे हो यार? इन्होंने ही मुस्तकबिल बनाना है तुम्हारा, इन्होंने ही बच्चों को आगे लेके जाना है। जिस मुआशरे में एक टीचर ये पिस्टल लटका के वीडियो बना रहा है कि मैं कच्चे के स्कूल में जाऊंगा, जान हथेली पे रख के जाऊंगा पढ़ाने के लिए, और वो उसे मार देते हैं। मैं सिंध हुकूमत से ना दरखास्त करता हूं कि इस मामले को टेकअप करें। मेरा यकीन है कि वजीर आला सिंध इस मामले को सीरियस लेंगे और वो लोग जो उस अजीम शहीद के जिम्मेदार हैं उनको माफ नहीं करेंगे। काफिर किरदार तक पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल हमारा मुतालबा है और अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। बात पीसीबी के हवाले से भी, पीसीबी चेयरमैन ने कुछ अहम फैसले किए हैं और ये ऐलानात उनकी जानिब से भी किए गए हैं। इसाराना साहब आप ही से मैं पूछ लेती हूँ, सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा, सिलेक्शन कमेटी अब 7 अफराद पर मुश्तमिल होगी और इस कमेटी में मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, हेड कोच कप्तान और एक एनालिस्ट शामिल होंगे। और
सभी असल मशवरे ये भी कर मसला सकते नहीं है, असल मसला ये है कि पीसीबी के जो डायरेक्टर कमर्शियल है ना बाबर हामिद साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सेम वही वाली बात दोबारा मलिक साहब जो प्रिंसिपल के साथ हुआ कि मेरा काम है आप मुझे करने दें, आप मुझे आके ये कहते हैं कि नहीं ये मैं जैसे कह रहा हूं आप वैसे करके दें, ठीक है। ये को मार्केटिंग के आदमी हैं, जो राइट्स है ना सीरीज के पीसीबी जो देता है वो होता है मलिक साहब कि वो मेरा ख्याल है एक सीजन का पूरा दे देते हैं, उसमें जितने भी टीमें आई हैं वो है। हाँ, अब इन्होंने क्या किया कि जी एक जो सीरीज है ना आप उसके राइट्स देते, वो एक प्रोफेशनल आदमी है, उसने कहा कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है। वो मोहसिन नकवी साहब होंगे प्रोफेशनल, लेकिन ये कोई मीडिया हाउस नहीं है। अच्छा। ये पीसीबी है, इसके अपने डायनामिक्स हैं। पूरी दुनिया के अंदर इसको जिस तरह क्रिकेट बोर्ड्स को लेके चला जाता है उसमें आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स को रखा जाता है, क्योंकि ये एक अर्निंग सोने के अंडा देने वाली चिड़िया है। अच्छा। इसीलिए हर बंदा चाहता है कि मैं चेयरमैन पीसीबी बन जाऊं। अल्लाह करे मलिक साहब भी चेयरमैन पीसीबी बन जाए, ये हमें पहचानने से इनकार कर देंगे। क्या चेयरमैन पीसीबी क्यों होना चाहिए, आखिर क्यों सोने की चिड़िया है ये पीसीबी चेयरमैन? मैं मुतासर हूँ मोहसिन साहब से। आज उन्होंने एक और काम भी किया, वो जो आईजी पंजाब है डॉक्टर उस्मान, उन्होंने कहा ये मुझे सेक्रेटरी बना के ना दाखिला में ले जाए, वो यहाँ की टीम को वहाँ पे भी लेके जाना है, क्योंकि काम तो वो बहुत करते हैं। तो देखें ना, मतलब एक दफ़ा आप दाखिला का भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे इतने आपके मतलब इदारे हैं, कह दिया उन्होंने आने वाले टाइम के। ये तो बड़ी, आप सुन लेना ये जुमला जो इसने मलक ने कहा है मलक साहब कि जो आईजी बन को वहाँ ले जा रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते, लेकिन मोहसिन साहब की टीम है वो। ये वही टीम है जिन्होंने मिलके पीटीआई का क्या नाम है कड़ाका निकाला था ना, ये वो मैं अगर पीसीबी का चेयरमैन बन रहा ना, मैं तुम्हें अंपायर बना दूंगा। हाँ, ये देखे मुझे बता दो मुझे क्या ओहदा मिलेगा फिर? तुम्हें भी जोको की बना वो टीम का कप्तान बना देंगे। मुझे तो अंपायर वो बिल्कुल सही बनाएगा, क्योंकि मुझे क्रिकेट का कख पता नहीं है, तो मेरे से ज्यादा अच्छी अंपायरिंग कौन कर सकता है। चले मैं भी आपके पीछे पीछे हुई इसी दौड़ में हूँ, ठीक है जी। तुम्हें कैप्टन बना देंगे खवातीन टीम का। बहुत शुक्रिया, यहीं से मुझे इजाजत दीजिए, मुझे सना कहवान को बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।